हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अब यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस सेक्शन की क्लासेस चल रही हैं और ईवीएस में जो आपका सिलेबस का है वही हमें पढ़ना है। तो ये आपका यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस का सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, फैमिली, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक था आपका भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता। थर्ड टॉपिक था आपका आवास। इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका फोर्थ टॉपिक जो है पेड़ पौधे व जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिएगा। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में, जंतुओं के कुछ विशेष लक्षण, जंतुओं का विभाजन कैसे किया गया, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, पादप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हर क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कॉपी पेन लिख के बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना सकें। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है तो यही टाइम है, आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करना है, तो बहुत जल्द आपका आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। अपने माँ बाप से कह दो कि आपके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है, उनके सपने को पूरा करके दिखाना है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, जंतु। तो जंतुओं का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर आपको क्लासिफिकेशन करना होता है तो किस आधार पर करते हैं। जैसे हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो किसी भी चीज़ का वर्गीकरण कुछ आधारों पे ही तो करते हैं। जैसे कल का टॉपिक आपने क्या पढ़ा था, आवास। तो आवास का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था, आवास को कितने भागों में बांटा गया था, फिर आवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे। तो हर चीज़ का वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, उसी अकॉर्डिंग जंतुओं का वर्गीकरण उनकी शारीरिक रचना, पोषण, आवास के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, उनकी शारीरिक रचना कैसी है, उनका पोषण कैसा है, किस स्तर का वो भोजन ग्रहण करते हैं, उनका आवास कैसा है, कहाँ पे रहते हैं। जैसे कुछ आपके क्या होते हैं, पालतू जंतु होते हैं, कुछ आपके कैसे होते हैं, जंगली होते हैं। तो आसपास आपके रह सकते हैं, उन्हें पालतू में डिवाइड किया गया। जो जंगल पे रहते हैं उसे क्या जंगली में डिवाइड किया गया। इसी अकॉर्डिंग पोषण स्तर उनका कैसा होता है, क्या वो जंतु शाकाहारी होता है, क्या वो मांसाहारी होता है, या सर्वाहारी होता है। इस अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करना है तो कैसा है, उसका पोषण के आधार पर डिवाइड किया गया कि स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होती है। इसके अलावा शारीरिक रचना कैसी है, क्या उनमें कशेरुक दंड पाई जाती है। जैसे कशेरुकी जंतु होते हैं, अकशेरुकी जंतु होते हैं। जैसे आपकी गाय है, भैंस है, कैसे आएंगे, कशेरुकी जंतु आएंगे। जैसे आपका सांप है, छिपकली है, और सरीसृप के जो जीव होते हैं किस में आएंगे, अकशेरुकी में। तो वर्गीकरण कैसे किया गया, शारीरिक रचना के आधार पर किया गया ना। तो आपको समझ में आया कि जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, शारीरिक रचना, पोषण और आवास। इन तीन आधार पे हम क्या करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अब चलिए सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण हमारा किस आधार पर किया जाएगा, शारीरिक रचना के आधार पर। किसके आधार पर, शारीरिक रचना कि उस जानवर की, उस जंतु की शारीरिक रचना कैसी है, किस अकॉर्डिंग उसका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से, पहला आपको होता है कशेरुकी जंतु, दूसरा क्या होता है अकशेरुकी जंतु। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शारीरिक रचना के आधार पर हमने जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु।
अब कशेरुकी जंतु किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है जो कशेरुक का तात्पर्य क्या होता है। कशेरुक का अगर सरल शब्दों में तात्पर्य समझे तो क्या होता है, एक कंकाल। कंकाल बना कैसे होता है? मुख्य रूप से अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थियों के मेल से ही तो कंकाल बनता है। तो जिन जंतुओं में अस्थियों और उपास्थियों का बना कंकाल पाया जाता है उन्हें आप क्या बोलते हो? कशेरुकी जंतु। कैसे बोलते हो? कशेरुकी जंतु। तो कशेरुकी जंतु की क्या विशेषताएं होती है? मुख्य रूप से विशेषताएं और भी होती हैं, लेकिन आपको एक मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता होती है उसको याद रखना है। वो विशेषता क्या होती है? कशेरुकी जंतुओं में अस्थियों और उपास्थियों का बना एक कंकाल पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब अगला में क्या होता है? अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु में क्या होते हैं? अस्थियों और उपास्थियों का बना कंकाल नहीं पाया जाता। जैसे आपको हिंदी में पढ़ा होगा, आ लगा देने से क्या होता है, बहुत सारे शब्दों का विपरीत अर्थ निकल आता है। तो जैसे अकशेरुकी मतलब इसमें कंकाल नहीं पाया जाता। कंकाल आपका किसका बना होता है? अस्थियों और उपास्थियों का। क्लियर? अब आपकी अस्थियां कैसी होती? कठोर होती। कैसी होती? कठोर। जबकि उपास्थि आपकी कैसी होती? संकुचनशील, लचीली होती है। जैसे आपके हाथ में क्या होती? अस्थि पाई जाती है ना। और जिससे आपकी ग्रास नली होती है, ग्रास नली जिससे आपका भोजन जाता है, किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। ये जैसे ग्रास नली है, इसके माध्यम से आपका ये भोजन जा रहा है, तो किसकी बनी होती है? उपास्थि की। अब अच्छा आप सोचिए, आपकी ग्रास नली क्या हो? उपास्थि के स्थान पर अस्थि की बनी हो तो क्या होगा? तो ये बहुत ही कठोर होगी। ठीक है, इस तरह से एकदम कठोर होगी। और जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने खाना खाया वो थोड़ा सा ज़्यादा बैठ चला जाता है, या कभी कभी हमें कुछ फंसने लगता है, अचानक सांस नली में चला गया, लेकिन कुछ समय पश्चात आप पानी पीते हैं, खांसी आने लगती है, लेकिन सही हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमारी उपास्थि की जो बनी हुई ग्रास नली संकुचनशील होती है। अगर वही चीज़ इसके साथ हो जाए, अगर अस्थि की बनी हो, तो सोचिए क्या होगा? वो बिल्कुल टाइट होगी, क्योंकि अस्थि कैसी होती है? कठोर होती है। जबकि उपास्थि आपकी कैसी होती है? संकुचनशील होती है। क्लियर हो क्या? अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि अस्थियों में कठोरता होती क्यों है? कोई ना कोई चीज़ तो पाई जाएगी जिसके कारण कठोर होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती, हर चीज़ का कोई ना कोई तो कारण होता है। तो आप बताइए अस्थियों में कठोरता क्यों होती है? तो अस्थियों में पाए जाते एक तत्व मुख्य रूप से होता है कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम। बाकी और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन कठोरता के लिए आपका जिम्मेदार तत्व होता है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण क्या होती है? कठोरता होती है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अस्थियों में कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाता है? तो अस्थियों में आपका 68% कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट और बताइएगा, क्या हमारे शरीर में सिर्फ अस्थियों में कैल्शियम पाया जाता है? इसके अलावा किसी भी भाग में कैल्शियम नहीं पाया जाता? तो सोचिए, आप सोचिए जरा कि हमारे अस्थियों के अलावा शरीर के कौन से भाग होते हैं जो बहुत कठोर होता है? क्या बोल रहे हैं आप? दांत। बिल्कुल सही बात, आपने सही आंसर बताया कि हमारे दांत तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होते हैं। जब दांत सबसे कठोरतम भाग है तो ऑब्वियसली सी बात क्या होगी, उसमें कैल्शियम पाया जाएगा। और कैल्शियम कितना पाया जाएगा? अस्थियों से तो ज़्यादा ही होगा। तो हमारे जो दांत होते हैं, दांत में पाया जाता है 92% कैल्शियम। क्लियर हो गया? हमारे दांतों में कितना कैल्शियम पाया जाता है? 92%। जबकि हमारी अस्थियों में, बोन्स में कितना कैल्शियम पाया जाता है? 68%। कैल्शियम के कारण क्या होती है? कठोरता होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? शारीरिक रचना के आधार पर जंतु को दो भाग में बांटा था, कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? आपको पता है। अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? क्लियर? अस्थि आपकी कैसी होती है? कठोर होती है। उपास्थि कैसी होती है? संकुचनशील होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? अच्छे से एक एक पॉइंट के नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि इस टाइम पे, ऐसे सर्दी वाले मौसम में, इतने टाइम पे आप क्लास ले रहे हैं, उसके साथ में आप लिख रहे हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपके पड़ोसी आपसे कहते थे ना, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स सर्कल में होंगे जो कहते होंगे ना तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो नहीं कर पाओगे, उनको दिखाना है कि आप ही कर सकते हो। ऐसे टाइम पे जब बच्चे टेट के फॉर्म का वेट कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और यही हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिलाएगा। ऐसी मेहनत करनी है कि सर्दी में भी पसीना आ जाए, इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। पहला आपने पढ़ा शारीरिक रचना,
रचना के आधार पे। अब आपने शारीरिक रचना के आधार पे तो देख लिया, अब हम देखते हैं पोषण के आधार पे आखिर खाते क्या हैं, पोषण होता क्या है। अच्छा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पढ़ाया था तो मैंने आपको पोषण बताया था, पोषण क्या होता है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपसे प्रीवियस क्लासेस का क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको तुरंत माइंड में उसका आंसर आना चाहिए। तब तो आपको समझ में आ रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको तैयार हो रहा है। इस टाइम पे आप जो पढ़ रहे हैं ये आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब आप पूरा तैयार कर लेंगे, एग्जाम में जब देंगे तो आपको इतनी इजी क्वेश्चन लगेंगे, आप बोलेंगे मैम बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन सरल नहीं होंगे, लेकिन आपकी मेहनत बहुत हार्ड होगी। इस मेहनत को इतनी हार्ड, इतनी अच्छे से मेहनत करना है कि आपको पेपर सरल लगने लगे। तो पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया दो भागों में। पहला आपका स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं, स्वपोषी ऐसा व्यक्ति जो अपना पोषण स्वयं कर ले, उसे आप क्या बोलेंगे, स्वपोषी। परपोषी ऐसा व्यक्ति जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे आप क्या बोलेंगे, परपोषी। तो पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, कमेंट करिए जल्दी से। दो भागों में, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लें। अच्छा आप लोग अभी कोई कमेंट करेगा कि मैम हम तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, हम तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो क्या आप स्वपोषी हैं। गलत। आप क्या करते हो, भोजन को सिर्फ पकाते हो, उसको कुक करते हो। हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, क्योंकि अनाज अनाज चाहिए होता है तो हम किससे लेते हैं, पादप से लेते हैं। सब्जियां चाहिए होती हैं, पादप से लेते हैं। अन्न उत्पाद लेते हैं तो या तो जंतु से लेते हैं या तो पादप से। हमारे भोजन के स्रोत क्या होते हैं, दो ही स्रोत तो होते हैं, या तो पादप स्रोत होगा या तो जंतु स्रोत होगा। पादप स्रोत में क्या आएगा, दाल है, अनाज है, सब्जियां हैं, सैलेड है, ये सब क्या हो गया, आपके पादप स्रोत हो गए। जैसे आपका ऑयल होता है, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल। जंतु स्रोत में दूध, घी, मक्खन, अंडा, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, जंतु स्रोत में। क्लियर हो गया। तो स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, क्लियर आपको। कोई भी चीज़ नहीं समझ में तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन हर हाल में इसको तैयार करना है, क्योंकि हर हाल में आपको शिक्षक बनना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अब अगला पढ़ लेते हैं, कोशिका के आधार पर विभाजन। क्योंकि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल, क्या होती है, कोशिका। अब कोशिका का आप सरल शब्दों में समझिए, जैसे हमारा घर बनाते हैं ना, तो घर किससे मिलकर बना, तो छोटी छोटी ईंटें होती है ना, इन्हीं ईंटों से मिलकर तो आपका घर बना होता है। इनको आपस में सीमेंट, मोरम, कंक्रीट के द्वारा जोड़ देते हैं। इसी आधार पर धीरे धीरे आपकी क्या हो जाती है, पूरी दीवार बन जाती है। फिर धीरे धीरे दीवारों को जोड़ के पूरा मकान मकान बन के बिल्डिंग बन जाती है। तो अगर आप पूछेंगे घर की बेसिक यूनिट क्या होती है, कोशिका। घर की क्या होती है, ईंट। उसी प्रकार इसकी क्या होती है, हमारी कोशिका होती है। क्योंकि कोशिका से मिलकर क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऊतकों से मिलकर आपका अंग बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर। जैसे आप समझ लीजिए, इसको सीक्वेंस आपको याद होना, जैसे सेल, सेल से मिलकर आपका क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, आपकी बॉडी बनती है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कोशिका, कोशिका से मिलकर आपका बना ऊतक। ऊतक से मिलकर बना अंग आपका। अंग से मिलकर बना अंग तंत्र बना। अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, शरीर। जैसे कोशिका, कोशिका से मिलकर आपका शरीर का एक एक अंग बनता है। जैसे हाथ है, पैर है, ऐसे अलग अलग अंग बनते हैं। फिर वो सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। आपके शरीर के अलग अलग तंत्र होते हैं ना, जैसे परिसंचरण तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, कंकाल होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। ये सारे क्या तंत्र हैं। तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं एक समूह। अंगों का जो समूह होता है वही आपका क्या होता है, तंत्र।
और वो तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, आपके होल बॉडी, आपका शरीर। हमारे शरीर के प्रमुख तंत्र कौन कौन से होते हैं? पाचन तंत्र होता है, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, ये सारे क्या शरीर के तंत्र होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो अब हम कोशिका आप समझ गए। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये जो भी मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपके सुपर टेट और केवीएस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? शिक्षक बनना आपका टारगेट है। सिर्फ यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठना आपका टारगेट नहीं होगा, आपको टीचर बनना है। इसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम क्वालिफाई करना है, केवीएस में जॉब लेनी है, DSSB का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये सारे आपके टारगेट है, इसलिए अभी से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जो भी पढ़िए बिल्कुल याद कर लीजिए कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आए तो उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके पढ़ा रही हूँ, किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब कोशिका के आधार पर हमने जीवों को बांटे, एक कोशिकी, बहुकोशिकी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एक कोशिकी क्या होते हैं? एक कोशिका के अंदर वे जीव आते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका पाई जाती है? एक कोशिका। एक कोशिका पाई जाएगी तो उन जीवों को क्या बोलेंगे? एक कोशिकी। बहुकोशिकीय जीवों किसमें बोलते हैं? जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? बहुकोशिकीय जीव। जैसे क्या होते हैं आपका अमीबा, पैरामेसियम, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जबकि आपका मानव, मनुष्य, हम लोग कैसे? बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब आपको कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रमुख अंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने साइंस में पढ़ी होंगी। चलिए आप जैसे मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होता है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ लेते हैं प्रजनन के आधार पे। प्रजनन के आधार पे भी तो आप जीवों को डिवाइड कर सकते हैं ना, कि उनका जन्म कैसे होता है, क्या वो अंडे देते हैं, क्या बच्चे देते हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारे जंतु क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो जो जंतु अंडे देता है उन्हें आप क्या बोलते हो? अंडज बोलते हो। जबकि जो जंतु क्या कर देते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? प्रजनन का गुण होता है। लेकिन कुछ क्या करते हैं? अंडा देते हैं पहले, कुछ क्या कर देते हैं? डायरेक्ट बच्चे को देते हैं। तो जो अंडे को देता है उससे आप बोलते हो अंडज। जो आप क्या बोलते हो? बच्चे को जन्म देता है उससे आप जरायु। जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जीव क्या कर देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। इसके अलावा स्तनधारी वर्ग के जीव क्या करते हैं? अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे चमगादड़, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा। चमगादड़ किसके अंतर्गत आता है? तो चमगादड़ आपका स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, इसके साथ साथ क्या करता है? अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। इसके अलावा जैसे आपके पक्षी वगैरह होते हैं, ये कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, क्योंकि पक्षी आपके क्या करते हैं? अंडा देते हैं। क्लियर हो क्या? अब जैसे आपका छिपकली होता है, मेंढक है, पक्षी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अंडज के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपका मनुष्य, हाथी, गाय, ये सब किसके अंतर्गत है? जरायुज के अंतर्गत आते हैं। तो अब अंडज क्या होते हैं, जरायुज क्या होते हैं? क्लियर हो गया? आपसे इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं, इनका हृदय कैसा होता है? 4 कक्षी होता है। कैसा होता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमन, मानो कैसा है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है ना, तो हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चमगादड़ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो चमगादड़ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए। तो चमगादड़ आपका आता है किसमें? सही आपने कमेंट किया, चमगादड़ आता है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। और मैमल, सारे मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? समझ में आ गया? अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वास स्थान के आधार पर आपने किन किन आधारों पर पढ़ लिया? शारीरिक रचना के आधार पर पढ़ लिया, पोषण के आधार पर पढ़ लिया, कोशिका के आधार पर पढ़ लिया, प्रजनन के आधार पर पढ़ लिया, जीवों का वर्गीकरण। अब आप देख लेते हो वास स्थान। वास स्थान किसको हम कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, आवास का तात्पर्य क्या होता है? सरल शब्दों में आवास का अर्थ क्या होता है? कमेंट में बताइए।
कल ही मैंने आपको बताया, अगर आप इसको भूल गए तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वो तो याद ही होने चाहिए। अब हमारे वास स्थान के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्थली, जली, वायवी। वास स्थान जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं होती है उसके अकॉर्डिंग भी तो होता है। तो वास स्थान के आधार पर हमने जीवों को, जंतुओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्थली, जली, वायवी। स्थली, स्थल पर निवास करने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, स्थली बोल देते हैं। जली, जल में निवास करने वाले जीव जंतुओं को जली बोलते हैं। वायवी, जैसे आपके वायु में निवास करते हैं, जैसे आपके पक्षी क्या होते हैं, पक्षी आपका वायवी के अंतर्गत भी आएगा, वैसे स्थली के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि पक्षी सामान्यतः रहते कैसे पेड़ों में, लेकिन उड़ते अधिकतर कहाँ पे हैं, वायु में। जैसे आपकी कीट पतंगे होती है, ये सब क्या होते हैं, वायवी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। जैसे आपका मनुष्य होता है, छिपकली, चूहा, बंदर, ये सब क्या होते हैं, स्थली के अंतर्गत आते हैं। मछली, केकड़ा, ऑक्टोपस, ये सब हमेशा जल में पाए जाते हैं ना, तो कैसे जीव होंगे, जली। पक्षी, कीट, वायवी कैसे होंगे, वायवी। अब जैसे आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो पता है जल में भी रह पाते हैं और थल में भी रह पाते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, उभयचर। जैसे मेंढक, मेंढक आपका कैसे उभयचर है, क्योंकि मेंढक जल में भी रहता है और आवश्यकता पड़ने पर थल पर भी रहता है, इसे याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि हमारे सजीवों में श्वसन कैसे होता है, क्योंकि जीवों की कुछ प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, ये सब प्रमुख क्रियाएं होती हैं। तो किस जंतु में कैसे श्वसन होता है, इस तरह से पॉइंट में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है आपको पता है, कि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मेंढक जब जल में रहता है तो क्या करता है, अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, जबकि जब थल में रहता है तो कैसे, फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेंढक जल में तो किसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा, थल में फेफड़ों के द्वारा। जैसे केचुआ, केचुआ किससे श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य कैसे श्वसन करता है, हम लोग कैसा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑक्टोपस क्लोम के द्वारा श्वसन करता है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब प्रजनन का गुण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो गुण क्या होता है, प्रजनन होता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या होता है, जनन होता है। दोनों पॉइंट पे याद रखिएगा। जो क्षमता होती है वो आपकी प्रजनन होती है, जो अपने समान संतान जनन जन्म दे रहे उससे क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। और जरायुज क्या होते हैं, इसके अलावा अंडज क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर हो गया। जंतुओं का वर्गीकरण किस अकॉर्डिंग क्या क्या, कुछ जंतु श्वसन कैसे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं जंतुओं के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सीटेट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या हुआ था, यूपी टेट में ईवीएस का पेपर आप देख लेंगे जो पिछली बार हुआ था, यूपी टेट के ईवीएस के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत हुए थे। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों के देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आए थे। उसका मेन रीजन क्या होता है पता है, बच्चे सिलेबस नहीं देखते। आपने बहुत कम बच्चों को देखा होगा कि उन्हें ये पता भी होगा कि आवास टॉपिक हमारे ईवीएस का है, जंतु और पौधे हमारे ईवीएस का टॉपिक है, भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता हमारे ईवीएस का टॉपिक है। वो क्या करते थे, पर्यावरण से उठाते हैं। वो ईवीएस का मतलब क्या समझते हैं, पर्यावरण, केवल सिर्फ पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाते हैं, इसीलिए उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको देखना इन टॉपिकों से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। और आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना कि हमें 15 नंबर आ जाएंगे, हमें पूरे 30 में 30 की तैयारी करनी है। जब आप 30 में 30 की तैयारी करेंगे तब आप 30 में 25-26 ला पाएंगे। और मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को देखा है, उन्होंने पिछली बार के भी यूपी टेट में 30 में 25-26 तक नंबर, एक बच्चे के तो 30 में 27 नंबर आए थे ईवीएस के। क्योंकि मैंने हमेशा जो भी मैं क्लास लेती हूँ पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब आपको बहुत ज़्यादा ईवीएस तो आपको पता है सिविल सर्विसेज में पूछी जाती है, अगर आप ईवीएस के लिए सिविल सर्विसेज की बुक लेके पढ़ डालिए
क्या आप अच्छा कर पाएंगे स्कोर? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, मेथड सब अलग होता है। आपको अपने यूपी टेट का सिलेबस देखना है, यूपी टेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब जैसे यूपी टेट में ईवीएस में संविधान भी दिया हुआ है, लेकिन संविधान कैसा, आपको सिर्फ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें एज अ इंडियन, एक नागरिक के बारे आपको संविधान की कुछ जो मूलभूत बातें पता होनी चाहिए, सिर्फ वही आपके एग्जाम में पूछा जाना है। इतना सरल क्वेश्चन था भारत के संविधान के बारे में, और मोस्टली बच्चों ने पिछले बार के यूपी टेट में क्या किया था, गलत किया था, क्योंकि या तो फिर हम बहुत डीप पढ़ लेते हैं या तो उसको छूते ही नहीं है। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने संविधान को तो छुआ ही नहीं था ये, जबकि आपके सिलेबस का हिस्सा देख सकते हैं, यूपी टेट में सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी दिया गया है, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जंतुओं की क्या होते हैं कुछ विशेष लक्षण, जैसे आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसकी दृष्टि कितने गुना अधिक होती है, जैसे बाल, चील, गिद्ध, इन सब की दृष्टि क्या होती है, मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। चींटियाँ, जैसे आपने चींटियों को देखा होगा ना, बिल्कुल एक लाइन में चलती रहती हैं, तो कैसे चलती हैं चींटियाँ, क्या करती हैं, अपने समूह द्वारा छोड़ी गई गंध का अनुसरण करती हैं। आप देखेंगे ना, चींटियाँ बिल्कुल ऐसे लाइन में ही चलती रहती है। कई बार आप लोग क्या करते हो, जब छोटे हो गए, हो सकता है आप सबने भी क्या होगा, ऐसे आटा डाल के उनका रास्ता करने बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन आप जरा सा रास्ता बदलेंगे फिर वो क्या हो जाएंगे, ऐसे सीधे लाइन में चलती रहेंगी, बिल्कुल लाइन में सीधे ऐसे ऐसे चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि क्या करती है, एक प्रकार की गंध का वो छोड़ती है, जिसका अनुसरण करके वो चलती है। कौन चलती है? चींटियाँ। क्लियर हो गया? इसके अलावा सांप के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया, अफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सांप के काटने की दवा बनाई जाती है, सांप का जहर से, ये जो सीरम बनाते हैं ना, ये सीरम किससे बनाते हैं? सांप के जहर से बनाते हैं। इसके अलावा कालबेलिया एक जनजाति है जो सांप के काटने का निशान देख के बता देगी कि सांप ने काटा है, और ये जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है, सांपों को नचाने का काम करती है। कालबेलिया एक प्रकार की डांस मुद्रा भी होती है, यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा। कालबेलिया एक जनजाति भी हो, और कालबेलिया क्या एक प्रकार की डांस की मुद्रा भी है। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो रेशम का कीड़ा होता है, अपनी मादा को, उसकी अपनी फीमेल को क्या करता है, उसकी गंध से कई किलोमीटर पहले ही पहचान देता है। उसकी मादा जो होती है कई किलोमीटर दूर होती है, लेकिन फिर भी क्या कर देता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचान लेता है। तो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कीट होता है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो होता है आपका रेशम का कीड़ा। क्लियर हो गया? अब सांप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे ये मैंने आपको इमेज लगा के भी समझा रही हूँ, ताकि हर एक पॉइंट की इमेज आपके लिए माइंड में सेट रहे। इसके अलावा बहुत सारी इमेज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं अपने फेसबुक पेज में भी अपलोड करती हूँ, तो जाके उस फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको सब टेलीग्राम चैनल में दिए जाते हैं, जिससे आपका सांप सुनता नहीं है, बल्कि क्या करता है, कंपन को महसूस करता है। आपके पक्षी जो होते हैं एक समय में 2 भिन्न दिशाओं में देख सकते हैं। जैसे पक्षियों के क्या होते हैं, एक ही समय में 2 भिन्न दिशाओं में देख सकते हैं, और पक्षी क्या करते हैं, मुड़ते रहते हैं। क्यों? इनकी इनकी आँख की पतलियाँ जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, याद रखिएगा। और हाथी का जो ताप नियंत्रण अंग होता है उसके कान को माना जाता है। और हाथियों के जो समूह की नेता होती है, आपकी जो बूढ़ी हथनी होती है, वही क्या होती है, हाथियों के समूह की नेता होती है। इसके अलावा कुत्ता, बाघ, शेर अपने मल मूत्र की गंध से विशेष क्षेत्र को पहचान लेते हैं। जो अपने मल मूत्र करते हैं ना, जैसे आपने इस तरह से इमेज देखी होगी कि ऐसे सूंघते हुए नजर आएंगे, तो ये क्या कर देते हैं, अपने मल मूत्र की गंध से पहचानते हैं ये हमारा क्षेत्र है कि नहीं है। क्लियर होगा? हर एक पॉइंट आपके लिए, अभी आपको लग रहा हो कि मैंने क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए तो आप देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 या 2 नंबर में, लेकिन आपको हर एक नंबर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और ये आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हाथियों के समूह की नेता कौन होती है? बूढ़ी हथनी होती है। इसके अलावा हाथी बहुत कम सोते हैं। आपको लगता होगा ना हाथियों को देख के कि बहुत सोते होंगे, हाथी बहुत ही कम, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं।
इस तरह से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आप पहली बार एग्जाम दे रहे होते ना, बहुत बार ऐसी चीज़ें हमें लगती है ना कि ये पूछी जाती हैं कि नहीं या फालतू में पढ़ाई जा रही हैं। और जब यही क्लासेस ऑनलाइन होती यूट्यूब मोड से, जब हम एक दूसरे से हम सिर्फ वर्चुअली जानते हैं, तब आपको मन में इस तरह से शंका और ज़्यादा हो जाती है कि जो पढ़ाया जा रहा है हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, आप सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे बाघ, बाघ के देखने की शक्ति क्या होती है, अत्यधिक तेज होती है। बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है। कितना? 6 गुना बेहतर तरीके से बाघ अंधेरे में भी देख सकता है। हमारे देश में बाघों के अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि लुप्त हो जाने का खतरा हो रहा है। इसीलिए क्या करें, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्या, जंगलों के शिकार मना कर दिया गया है। कहाँ पे? तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क आपको याद कर लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, भरतपुर में कौन से, राजस्थान में घाना नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर में, याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सबको आपको याद करवा देंगे। हर आप क्लास को रेगुलर वे पे देखते रहिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इनसे भी तैयार करना है। अभी जैसे आपकी एग्जाम डेट पास आएगी, आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जिनसे हर एक टॉपिक से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन हमेशा टीचर क्या करता है, सिस्टमेटिक वे पे पढ़ाता है। अभी आपको अगर वो टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अभी उन्हें भूल जाएंगे, एग्जाम टाइम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है लेकिन उतने वे में नहीं आते, लेकिन इन सबको भी आपको तैयार करना है। क्योंकि अगर बाई चांस एग्जामिनर ने इस तरह से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए तो आपको हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को तैयार करना है। और जिस अकॉर्डिंग मैं क्लासेस ले रही हूँ, इस अकॉर्डिंग आप क्लासेस लेते रहिए, रेगुलर वे पे बस जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़िए, नोट्स बनाइए और तैयार रखिए, देखिएगा आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद एग्जाम के बाद आप भी कमेंट करेंगी, मैम बहुत सरल क्वेश्चन पेपर थे, बहुत ही सरल थे, बहुत आसानी से कर पाए। क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हैं, इस टाइम पे जो अगर मेहनत कर रहे हैं ऐसे सर्दी के मौसम में, तो समझिए आपसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा है, आप सक्सेस होके रहेंगे। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। बाघ मनुष्य के पेट से कितने गुना अधिक देख सकते हैं? 6 गुना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज लगा लगा के मैं आपको समझा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं एक एक इमेज ढूंढती हूँ, PDF बनाती हूँ, कितना मेहनत लगती होगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे बच्चे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन भी होगी या जो भी हो गया, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे। उन सारे बच्चों के लिए मैंने खुद अपनी ऑफलाइन क्लासेस जब लेती थी, देखा बहुत सारे बच्चे उन्हीं थे, बोले तो मैम इस बार क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूँ। उन सब के लिए ये मैं सारी क्लासेस फ्री में दे रही हूँ। बाकी नहीं तो पेड क्लासेस होती है, मैंने कोई भी पेड क्लास नहीं की। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि पढ़ाई में, शिक्षा में कभी भी पैसों आड़े नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब हम आप शिक्षित होंगे तभी हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा, तभी अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। ये चीज़ एक शिक्षक से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, याद रखिएगा। बाघ की मूंछें क्या कर देती हैं, हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की मूंछें, इसके माध्यम से बाघ क्या करता है, शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगाता है। बाघ अपने मल मूत्र की गंध से अपने इलाके को पहचानते हैं। इसके अलावा बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार आवाज़ बदलता है। जैसे गुस्से में बाघ अलग आवाज़ निकालता है, बाघ इनको बुलाने के लिए बाघ अलग आवाज़ निकालता है। बाघ क्या करता है, पत्तों के हिलने की आवाज़ और शिकार में झाड़ियों की हुई आवाज़ को, दोनों के अंतर को भी समझ लेता है, याद रखिएगा। स्लॉथ, स्लॉथ क्या होता है, भालू जैसा जीव होता है, लेकिन ये क्या करता है, लगभग 17 घंटे सोता है। और ये क्या करता है, पेड़ से उल्टा लटक के सोता है, याद रखिएगा। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है। जैसे आप ये इमेज देख सकती हैं, किसकी, स्लॉथ की इमेज है। और जैसे गिलहरी होती है, गिलहरी के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं और ये हमेशा अपने दांतों को घिसने का काम करती है। इसलिए आप देखेंगे गिलहरी कुछ ना कुछ खाती रहती है, जैसे अखरोट, मूंगफली। क्या करती है, दांतों को घिसने का मुख्य रूप से इसका काम होता है। सांप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, करे, दुबैया, अफाई। कालबेलिया एक जनजाति होती है जो सांपों को क्या करती है, नचाने का काम करती है। जैसे केचुआ, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया। जैसे ये देख सकते हैं, ये क्या होता है, कालबेलिया जनजाति है। अब इस तरह से आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स जरूर बनाइएगा, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि अब जैसे बुक होती है तो बुक तो मोस्टली 400-500 पेज की होती है, लेकिन उसी बुक के जब आपको क्लासेस दी जाती हैं तो एक रजिस्टर में आपके पूरे ईवीएस के नोट्स बन जाएंगे। तो आपको बुक पढ़ना बेटर होगा कि उसके बाद एग्जाम टाइम में नोट्स पढ़ के जाएगा। देखिएगा हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स के द्वारा दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।